हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है वेज डिटर्मिनेशन इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि वेज डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इज इसेंशली द थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जब भी हम कोई थ्योरी डिस्कस करते हैं तो हम डिमांड सप्लाई पे आके ही खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया कि जो फैक्टर प्राइसिंग की थ्योरी है या वेट डिटर्मिनेशन की थ्योरी है, बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो डिमांड सप्लाई की ही थ्योरी है। वी विल देयरफॉर एक्सप्लेन, हम इसमें दो तीन चीजें एक्सप्लेन करेंगे। पहली चीज, डेरिवेशन ऑफ लेबर डिमांड बाय एन इंडिविजुअल फर्म। एक इंडिविजुअल फर्म की लेबर की डिमांड कर्व ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, फिर इंडस्ट्री लेवल पे ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। बी, डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर सप्लाई कर्व बाय एन इंडिविजुअल लेबर। जो लेबर की सप्लाई कर्व होती है वो बैकवर्ड बेंडिंग भी होती है, पॉजिटिव स्लोप भी होती है, उसको भी डिटर्मिन करेंगे। और तीसरा पार्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो लास्ट में हम डिमांड और सप्लाई कटवा के आपस में कह देंगे कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, और पेपर में भी आपने इसी तरीके से तीनों के तीनों टॉपिक्स कवर करने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो अभी मैंने बताया था कि हम डिस्कस करेंगे, डिमांड फॉर लेबर बाय एन इंडिविजुअल फर्म, फिर इंडस्ट्री की ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल फर्म जो है वो लेबर की डिमांड किस तरीके से करती है। द डिमांड फॉर लेबर बाय एन इंडिविजुअल फर्म डिपेंड्स अपॉन द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होता है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी हुई है, और अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या होता है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके पहले वो वीडियो देखें। Another factor that plays an important role in demand for labor by an individual firm is whether the firm uses labor as a single variable factor or whether it uses several other वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक और चीज जो लेबर की डिमांड को असर करती है वो ये है कि सिर्फ लेबर का ही इस्तेमाल हो रहा है या लेबर से ज्यादा जो है दो वेरिएबल फैक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है। समझ गई बात। अकॉर्डिंगली फर्म्स लेबर डिमांड firms labor demand curve is derived under two different conditions. That is, the firm uses labor as a single variable factor with capital constant, and B, the firm uses both labor and capital as a variable factor. तो इसमें हम लेबर की डिमांड कर्व को दो तरीके से ड्राइव करेंगे। एक में हम लेंगे कि दो ही फैक्टर है मगर लेबर वेरिएबल है, और दूसरे में लेंगे कि लेबर और कैपिटल दोनों के दोनों वेरिएबल फैक्टर्स है। ठीक है, तो पहला पार्ट आ जाता है डिमांड फॉर लेबर एज अ सिंगल वेरिएबल फैक्टर, उसमें फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, the labor demand curve of an individual firm is derived under the following assumptions. तो लेबर की डिमांड कर्व को हम फॉलोइंग assumptions के थ्रू ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। पहली assumption है, फर्म्स ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। तो परफेक्ट कंपटीशन में हम कोई भी मॉडल बनाते हैं तो हम यही assumption लेते हैं कि भाई फर्म का जो मेन मकसद है वो प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, बी, firm uses labor as a single variable factor, all other factors are held constant। एक ही वेरिएबल फैक्टर है जो कि लेबर है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। थर्ड अजम्पशन आ जाती है, लेबर मार्केट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एंड वेज रेट इज गिवन। परफेक्ट कंपटीशन है लेबर मार्केट में और वेज रेट गिवन है। ठीक है, और फोर्थ अजम्पशन आ जाती है, लेबर सप्लाई फॉर द फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक एंड इज हॉरिजॉन्टल लाइन एज शोन इन द फिगर। तो सप्लाई ऑफ लेबर परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब ये जो सप्लाई ऑफ लेबर कर्व है वो पैरेलल टू जो एक्स एक्सिस है वो होगी। ठीक है, और फिफ्थ अजम्पशन है, द फर्म प्रोड्यूसेस अ सिंगल कमोडिटी एक्स विद इट्स गिवन प्राइस PX। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक कमोडिटी मल्टी प्रोडक्ट फर्म नहीं है, मतलब जो फर्म है वो मल्टी प्रोडक्ट फर्म नहीं है, सिंगल कमोडिटी फर्म है, और वो एक ही कमोडिटी बना रही है X, और उसका मार्केट में प्राइस जो है वो गिवन है जिसको हमने PX लिखा हुआ है। ठीक है, given these assumptions, demand for labor by an individual firm would depend on marginal revenue productivity। तो ये सारी assumptions को अगर हम दिमाग में रखें तो लेबर की जो डिमांड है वो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करती है। अगेन मैं कह रहा हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। In the analysis of labor demand under perfect competition, marginal revenue productivity is same as value of marginal product। मतलब कहने की बात ये, जब भी हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो हम मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट लेते हैं। समझ गए बात, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब VMP, दैट इज
जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला था कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इनटू प्राइस ऑफ एक्स, जो भी गुड बना रहे हैं, वही सेम टू सेम फॉर्मूला वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का होगा, मगर ये सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होगा। इम्परफेक्ट कंपटीशन में ये चीज जो है अप्लाई नहीं होती। तो हम ये मान के क्या चल रही, जब भी परफेक्ट कंपटीशन होता है तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एक ही बात होती है, और उनका फॉर्मूला होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इनटू प्राइस ऑफ एक्स। अब इसको टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। वी कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ लेबर 1 2 3 4 5 तक ले ली। टोटल प्रोडक्टिविटी आपको पता है हम डिमिनिशिंग रेट से बढ़ा रहे हैं, तो 20 38 52 58 एंड अगेन 58। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी आपको पता है कि लगातार गिरेगी क्योंकि टोटल प्रोडक्शन जो है डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, तो फर्स्ट का तो 20 लिख दिया एज इट इज। नेक्स्ट में कितना चेंज आया, 18 का चेंज आया। नेक्स्ट में कितने का चेंज आया, 14 का चेंज आया। नेक्स्ट में कितने का चेंज आया, 6 का। और नेक्स्ट में चेंज कितने का है, 0। अभी हमने परफेक्ट कंपटीशन की बात की थी, तो हमने कहा था प्राइजेस गिवन रहेंगे, हमने यहाँ प्राइजेस 5 ले लिए। तो अगर हमने वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है 20 मल्टीप्लाई बाय प्राइस पी एक्स, जो है मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, रुको 2 मिनट, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। पी एक्स, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है, समझ की बात। तो प्राइस जो है वो 5 है और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 20 है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 100। ऐसे ही 18 मल्टीप्लाई बाय 5 90, 14 मल्टीप्लाई बाय 5 70, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 30, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 0। तो इस तरीके से हमने जो है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैंने मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ऑब्लिक मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर दोनों के डायग्राम बनाए हुए हैं। तो आपको दिखेंगे कि ऑलमोस्ट सेम स्लोप है इनकी। क्यों? क्योंकि अगर हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी की स्लोप देखें, उसमें कांस्टेंट जो है प्राइस मल्टीप्लाई कर दें तभी तो ये आएगा ना। तो इसी वजह से जब मैंने प्लॉट किया है, तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ लेबर के सामने 20 मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है, तो ये प्लॉट किया है। सेकंड के सामने 18 प्लॉट किया है, तो यहाँ पे आ गया 18। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड के सामने 14 प्लॉट किया है, तो थर्ड के सामने यहाँ कहीं 14 प्लॉट कर दिया। फोर्थ के सामने 6 प्लॉट कर दिया। ठीक है, और जो 5 है उसके सामने जो है कुछ प्लॉट नहीं किया, 5 के सामने तो 0 है। तो अगर यहाँ पे टच कराएंगे तो यहाँ कहीं टच करा देंगे, तो उसका मतलब होगा 5 के सामने 0, वो मैंने प्लॉट नहीं किया। सिमिलरली मैंने मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को भी या वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट को भी प्लॉट किया। फर्स्ट के सामने 100 आ गया, तो यहाँ देखेंगे आप, तो फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ लेबर थी तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी 100 था। सेकंड के सामने 90, तो सेकंड के सामने 90 आ गया, 80 और उसके बीच में। थर्ड के सामने 70 आ गया। ठीक है, और फोर्थ के सामने 30 आ गया, और फिफ्थ मैंने प्लॉट ही नहीं किया। तो आप देखेंगे कि इनके जो स्लोप्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो प्राइस कांस्टेंट नंबर है। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, ये तो एक ही बात है खैर। और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की स्लोप में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई फर्क तकरीबन नहीं है, क्योंकि ये जो है प्राइस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और प्राइस कांस्टेंट है। समझ की बात। तो अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जिसको हमने VMPL कर्व कहा गया है, represents the demand for labor by an individual firm in a perfectly competitive market। तो ये जो VMPL कर्व है, यही डिमांड फॉर लेबर कर्व है एक इंडस्ट्री के लिए, अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो। ठीक है, या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करें। वी नो दैट अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म प्रोड्यूसेस क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट विच MC इज इक्वल टू MR। हमें ये तो पता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो फर्म होगी वो MC इज इक्वल टू MR के हिसाब से प्रोड्यूस करेगी। Going by the profit maximization rule, a profit maximizing firm employs labor to that extent at which the marginal cost of variable factor, that is wage rate, equals the value of marginal प्रोडक्ट, दैट इज वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इसी जो अगर इसी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग रूल के हिसाब से चलें, तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किसके बराबर होगी, वेज रेट के बराबर होगी। और जो क्या कहते हैं, हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है या मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो जो है हमारा VMPL है। तो अगर इसमें इक्वालिटी आ गई तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म एम्प्लॉयज लेबर इन इन अ नंबर at which wage is equals to margin।
वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म वहीं पे इक्विलिब्रियम में होगी, वहीं पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी जहां पे वेज रेट और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बराबर होंगे। ठीक है, अब इसको किस तरीके से शो करना है वो मैंने डायग्राम में साइड वाले शो किया हुआ है। वाई एक्सिस पे वेज रेट और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है और एक्स एक्सिस पे लेबर है। ठीक है, डिमांड फॉर लेबर बाय अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो VMPL curve shows the value of marginal product of labor at different levels of its employment, and SL lines represents the labor supply curves for an individual firm at different constant wages। तो बेसिकली ये डिमांड फॉर लेबर हो गई है हमारी और ये सप्लाई ऑफ लेबर हो गई है डिफरेंट वेज रेट्स के ऊपर। ठीक है, तो उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। गिवन द वेज रेट एट OW3, मान लो वेज रेट ये OW3 है, तो OW3 की बात करें तो the line SL3 मतलब supply of labor 3 represents the labor supply curve for an individual firm। It implies that the firm can employ any number of labor at the wage rate OW3। तो ये पैरेलल टू जो है एक्स एक्सिस है जो कि हमने पहले भी एजम्पशन ली थी कि परफेक्टली इलास्टिक होंगी। तो ये कर्व हमें बता रही है कि सप्लाई जो है परफेक्टली इलास्टिक है एट दिस वेज रेट, इस वेज रेट पे कितने भी लेबर काम कर सकते हैं। The VMPL curve and SL3 line intersects at point E3 which is the point of equilibrium। ये जो डिमांड है, डिमांड हमने क्या ली थी, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये दोनों कर्व्स आपस में E3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं और E3 पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और इसके सामने OL1 लेबर जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज बताइए इंग्लिश में थोड़ा। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म विल देयरफॉर एम्प्लॉय OL1 यूनिट्स ऑफ लेबर। एनी एडिशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर विल मेक OW3 ग्रेटर देन, मतलब OW3 मतलब वेजेस, अगर हम और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर हम कर लेते हैं इसी वेज रेट के ऊपर, उसमें वेज रेट ज्यादा हो जाएगी और जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो कम हो जाएगी एंड हेंस द प्रॉफिट विल डिक्रीज। कितना डिक्रीज हो जाएगा, जितनी भी हमारी वेज रेट है माइनस जो भी हमारी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है। तो जब प्रॉफिट गिर जाएगा तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम इस वेज रेट के ऊपर ज्यादा लेबर को एम्प्लॉय करें। एट एनी employment less than OL1 the total earning of the firm will be lower than the maximum। तो अगर हम इससे कम लेबर को इस्तेमाल करते हैं तो कम लेबर के इस्तेमाल में वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज्यादा हो जाएगी और वेज रेट कम रह जाएगी। इससे जो फर्म की जो आउटपुट है जो है टोटल अर्निंग्स है वो मैक्सिमाइज नहीं हो पाएंगी। तो इक्विलिब्रियम कहाँ है, जहां पे दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगी। दस गिवन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर 3, a profit maximizing firm will demand only OL1 units of labor if wage rate falls to OW2। फर्ज करते हैं, हम सपोज करते हैं अब जो वेज रेट है वो इतनी हो गई है तो इस वेज रेट के हिसाब से जो सप्लाई कर्व है वो SL2 हो गई है और ये जो गिवन डिमांड फॉर लेबर वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है अब ये इसको E2 पे इंटरसेक्ट करती है और इक्विलिब्रियम E2 पे है और अब OL2 लेबर का इस्तेमाल किया जाएगा। सिमिलरली हम एक और सिचुएशन, अगर वेज रेट गिर जाती है फर्दर SL1 तक चली जाती है मतलब OW1 तक चली जाती है, अब ये जो डिमांड फॉर लेबर या वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को E1 पॉइंट पे काट रहे हैं और अब जो हम लेबर इस्तेमाल करेंगे वो होगी OL3। इसी को थोड़ा इंग्लिश में डिस्क्राइब करते हैं। द फर्म्स इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फ्रॉम E3 टू E2 एंड फर्म्स डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस फ्रॉम OL1 टू OL2, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया। सिमिलरली व्हेन द वेज रेट फॉल्स to OW1, firm's equilibrium shift downwards to E1, calling for an increase in the demand for labor to OL3। Obviously, as वेज रेट फॉल्स, जैसे जैसे वेज रेट गिरती है डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज होती है। समझ की बात, ये तो आपको पता ही नेगेटिव रिलेशन है वेजेस एंड डिमांड फॉर लेबर में। दिस रिलेशनशिप बिटवीन वेज रेट एंड द लेबर डिमांड गिव्स a usual downward sloping demand curve for labor। तो ये जो नेगेटिव रिलेशनशिप है ये लेबर के डिमांड कर्व को नेगेटिव स्लोप प्रोवाइड करवाता है। Thus the value of marginal productivity of labor gives the demand curve for labor under perfect competition in both the product and labor markets। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ही जो है लेबर की डिमांड कर्व मानी जाती है। ठीक है, thus by definition value of marginal productivity of labor curve is the same as labor demand curve under the conditions that a single variable factor is used। तो VMPL ही डिमांड फॉर लेबर मानी जाएगी अगर एक ही वेरिएबल फैक्टर है लेबर। ठीक है, अब इससे थोड़ा अगला टॉपिक जो कि मैंने आपको बताया था, अगर मोर
वेरिएबल इनपुट्स हैं, लेबर और कैपिटल की बात हो रही है, डिमांड फॉर लेबर विद मोर वेरिएबल इनपुट्स, लेबर और कैपिटल जो है दोनों के दोनों वेरिएबल है। तो असल जिंदगी में अगर देखें, इन रियल लाइफ सिचुएशन डिमांड फॉर वन फैक्टर इज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर अदर फैक्टर। तो अगर एक फैक्टर को बढ़ाएंगे तो दूसरे फैक्टर की डिमांड भी बढ़ानी पड़ेगी, अगर लेबर ज्यादा करेंगे तो भाई हमें लेबर के साथ साथ वो मशीनें भी तो बढ़ानी पड़ेंगी ना। व्हेन for example, when there is demand for labor, there is demand for capital because labor with empty hands is unproductive. अगर लेबर एम्प्टी हैंड से, खाली हाथ से काम करेगा तो क्या चलेगा, काम ही नहीं कर पाएगा। लेबर विदाउट कैपिटल कैन वर्क ओनली एज अ पोर्टर, जो है पोर्टरी का काम कर सकता है, वॉचमैन का काम कर सकता है, और गाइड का काम कर सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लाइकवाइज व्हेन देयर इज डिमांड फॉर कैपिटल, जैसे ही डिमांड फॉर कैपिटल होगी, मशीनें खरीदेंगे तो मशीनों को तो लेबर ही चलाती है ना। देयर इज डिमांड फॉर लेबर बिकॉज कैपिटल इज पैसिव फैक्टर एंड दे कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग ऑन इट्स ओन। मशीन खुद ब खुद चल के सारा काम तो नहीं करेगी ना, उसको कोई ना कोई ऑपरेट करने का लेबर भी चाहिए होगा। दिस मीन्स दैट डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इंटरडिपेंडेंट। इससे हमें पता लगता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड है वो एक दूसरे पे डिपेंड करती है, इंटरडिपेंडेंट होती है। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ फैक्टर डिमांड complicates the derivation of demand for factor of production। अगर ये जो कॉम्प्लिकेशन है, इसकी वजह से जो डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब डिमांड फॉर लेबर एंड कैपिटल है, जो भी डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसको निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दिस इज द रीजन व्हेन टू फैक्टर्स दैट इज लेबर एंड कैपिटल आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी वन ऑफ द फैक्टर्स। दोनों में से एक फैक्टर की प्रोडक्टिविटी निकालना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम बिकम्स much more complicated when more than two factors are variable। और प्रॉब्लम इससे भी ज्यादा सिवियर हो जाएगी जब दो से ज्यादा फैक्टर्स वेरिएबल हो जाएंगे। चेंज इन द प्राइसेस ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर लीड्स टू चेंज इन द डिमांड फॉर अदर फैक्टर ड्यू टू इट्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, आउटपुट इफेक्ट एंड प्रॉफिट इफेक्ट। अगर एक फैक्टर के प्राइजेस में कोई चेंज आता है तो दूसरे फैक्टर के भी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंज आ जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी होता है, आउटपुट इफेक्ट भी होता है एंड प्रॉफिट इफेक्ट भी आ जाता है। अब ये किस तरीके से आते हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड प्रॉफिट इफेक्ट्स क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो मैंने डायग्राम दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे लेबर है और वाई एक्सिस पे वेज रेट एंड वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर गिवन है, ठीक है। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड आउटपुट इफेक्ट्स अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द चेंज इन द फैक्टर प्राइसेस। कोई भी एक फैक्टर के प्राइस में अगर चेंज आ जाता है तो ये इफेक्ट्स अराइज हो जाते हैं। एज टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, व्हेन द प्राइस ऑफ वन फैक्टर चेंजेस, द रिलेटिव प्राइस ऑफ फैक्टर्स चेंजेस। अगर एक का प्राइस चेंज हो जाएगा तो उनके रिलेटिव प्राइसेस में फर्क पड़ जाएगा। रिलेटिव प्राइस हो गया इन कंपैरिजन, आप आपस में एक सस्ता हो जाएगा एक महंगा हो जाएगा। व्हाइल वन फैक्टर बिकम्स रिलेटिवली चीपर, अदर्स बिकम रिलेटिवली कॉस्टलियर। तो एक महंगा हो जाएगा कंपैरेटिवली और दूसरा सस्ता हो जाएगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म देन सब्स्टिट्यूट्स चीपर फैक्टर्स फॉर द कॉस्टलियर वंस। तो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म होगी तो वो चीपर फैक्टर्स को ज्यादा लेगी और जो कॉस्टलियर फैक्टर्स हैं उनको कम लेगी। Therefore, the firm's demand curve for a factor becomes more elastic than value of marginal productivity of labor। तो इस केस में जो असली वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, डिमांड फॉर लेबर उससे ज्यादा इलास्टिक बन जाएगी। किस तरीके से मैंने शो करने की कोशिश की है। इफ wages fall from OW3 to OW2, the demand for labor will not increase only by L1 L2 which is equals to ME2। इसमें ये बताया कि अगर वेजेस गिर जाते हैं OW3 मतलब ये वाली लाइन से इस लाइन तक गिर जाते हैं तो लेबर की डिमांड इतने से इतनी नहीं बढ़ेगी, बल्कि लेबर की डिमांड n तक बढ़ जाएगी। मतलब हम लेबर पहले से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, समझ की बात। तो लेबर की डिमांड अब नई डिमांड कब कितनी होगी, E1 E3 N हो गई, ये वाली होगी ना। तो ये पहले से ज्यादा इलास्टिक लग रही है ना, वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की है। बट मोर देन ME2 दैट इज MN, मतलब MN बढ़ जाएगी, इतनी नहीं बढ़ेगी, समझ की बात है। ME2 नहीं बढ़ेगी बल्कि MN बन जाएगी जो कि ज्यादा इलास्टिक है। इट मीन्स दैट द रेलिवेंट सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज नॉट E3 E2 बट E3N। अब जो डिमांड कर्व का जो नया सेगमेंट आ जाएगा वो E3N आ जाएगा जो कि ज्यादा इलास्टिसिटी शो कर रहा है। इट मीन्स वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज नॉट द फाइनल लेबर डिमांड कर्व व्हेन फैक्टर डिमांड्स आर इंटरडिपेंडेंट।
तो ये कोई फाइनल डिमांड कर्व नहीं होती। अगर फैक्टर्स की आपस में इंटरडिपेंडेंस होती है तो उसमें फाइनल डिमांड कर्व डिपेंड करती है कि प्राइसेस क्या होंगे जो रिलेटिव फैक्टर्स हैं उनके, ठीक है। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट shows a change in the factor price on the demand for a variable factor, which can be explained more clearly by using isocont and isocost curves। तो हम अब इसमें प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट घुसा रहे हैं, आइसोकॉस्ट एंड आइसोकॉन्ट। अगर आपको वो नहीं पता तो मुझे आप मैसेज कर दें, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि आइसोकॉन्ट आइसोकॉस्ट क्या होती हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस लेट अस अज्यूम दैट, तीन एजम्पशन लेते हैं, देयर आर ओनली टू वेरिएबल फैक्टर्स, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होंगे। और दूसरी एजम्पशन है इनिशियल प्राइस ऑफ लेबर जो कि वेजेस होता है, एंड कैपिटल जो है वो गिवन है। थर्ड एजम्पशन हम ले रहे हैं कि इनिशियल आइसोकॉस्ट एंड आइसोकॉन्ट कर्व्स हमें गिवन है। ये आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा अगर आपको हिग्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है तो। समझ गई बात? Under these conditions, firm's optimum combination of inputs, that is labor and capital, lies at point P, where it uses OL1 units of labor and OK1 units of capital to produce the quantity shown by OQ IQ1, मतलब आइसोकॉन्ट 1। तो मैंने x एक्सिस पे लेबर ले लिया, y एक्सिस पे कैपिटल ले लिया, ठीक है। IQ1 मेरी इनिशियल जो है आइसोकॉन्ट है, और ये P पॉइंट पे, ये जो P पॉइंट है इस पॉइंट पे टेंजेंट है। ये वाली जो AB, मैं फिर से बना देता हूँ, ये जो ए बी जो आइसोकॉस्ट है इस पे टेंजेंट है पी पॉइंट पे, और पी पॉइंट इनिशियल इक्विलिब्रियम है। इसके सामने मैं OL1 यूनिट्स ऑफ लेबर का इस्तेमाल करता हूँ और OK1 यूनिट्स ऑफ कैपिटल का इस्तेमाल करता हूँ। पी इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, टेंजेंसी जहां दिखा रहा है। अगर आपको ये नहीं पता कि भाई ये आइसोकॉस्ट आइसोकॉन टेंजेंट होती हैं और टेंजेंट पे इक्विलिब्रियम होती है, तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा प्रोडक्शन फंक्शन के टॉपिक का, उससे आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी। नाउ लेट द वेज रेट फॉल्स, अगर वेज रेट गिर जाती है, प्राइस ऑफ कैपिटल रिमेनिंग द सेम, द न्यू आइसोकॉस्ट इज AD। तो पुरानी क्या थी, ये AB। अगर प्राइसेस ऑफ लेबर मतलब वेज रेट गिर जाती है तो अब आप लेबर पहले से ज्यादा इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना, तो अब ये AD बन जाएगी। समझ गई बात? तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी। कंसिक्वेंटली द फर्म मूव्स ऑन टू अ न्यू ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पॉइंट R एट आइसोकॉन्ट IQ2। तो अब क्या होगा, जब हमारा बजट बढ़ गया तो हम पहले से ज्यादा आउटपुट बनानी शुरू कर देंगे IQ2, और नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो जाएगा, पॉइंट R पे। R पॉइंट पे हम लेबर का इस्तेमाल पहले से ज्यादा कर रहे हैं। पहले लेबर का इस्तेमाल OL1 हो रहा था, अब लेबर का इस्तेमाल OL2 हो रहा है, और पहले कैपिटल का इस्तेमाल K1 तक हो रहा था, अब पहले से गिर गया है, K2 तक चला गया है। समझ गई बात आप? ठीक है, तो इसी को थोड़ा इंग्लिश में लिखेंगे। द मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट P टू R, P से R की जो मूवमेंट है इंडिकेट्स इंक्रीज इन द यूज ऑफ लेबर बाय L1 L2, इतना इंक्रीज हुआ है। दिस इंक्रीज इन लेबर डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ द प्राइस इफेक्ट। तो ये क्या है, प्राइस इफेक्ट, क्योंकि जो प्राइस ऑफ लेबर मतलब वेज रेट जो है वो सस्ती हो गई है। द प्राइस इफेक्ट इज कंपोज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड आउटपुट इफेक्ट। अब आपको ये तो पता ही है ना, आपने कंज्यूमर की थ्योरियां भी पढ़ी हुई हैं, उसमें भी तो ये था प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और आउटपुट इफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और आउटपुट मतलब इनकम इफेक्ट की जगह यहाँ आउटपुट इफेक्ट की बात की गई है। दस द मूवमेंट फ्रॉम P टू R, ये जो P पॉइंट्स लेकर R पॉइंट पे हम गए हैं, कैन बी डीकम्पोज्ड इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड आउटपुट इफेक्ट्स। सॉरी, तो ये जो P से R पे हम गए हैं, इसको हम तोड़ के अलग अलग आउटपुट इफेक्ट निकाल सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकाल सकते हैं। The two effects can be split by drawing an isocost A1B1, which is parallel to the isocost AD and tangent to the initial isocont IQ1। अब ध्यान से समझना, इसको स्प्लिट करने के लिए हमने क्या किया, एक नई आइसोकॉस्ट ड्रॉ की है A1B1, ये वाली, ये हमारी थी प्राइस गिरने के बाद, मतलब वेजेस के गिरने के बाद। अब इसी को पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट कर लेंगे, A1B1 बना देंगे, ठीक है। अब ये जो A1B1 है, ये पुरानी कर्व पे कहाँ पे टेंजेंट है, ये पुरानी कर्व पे Q पॉइंट पे टेंजेंट है। समझ की बात? हिक्स का ऐसे ही तो करते थे ना, तब तक नीचे शिफ्ट करते रहते थे जब तक टेंजेंट नहीं होती, ठीक है। तो अब क्या हुआ, द सिग्निफिकेंस ऑफ isocost A1B1 is that it removes the output effect
of the fall in the wage rate and specifies the substitution fact. इससे हमें substitution fact का clearly पता लग रहा है कि भाई ये P से Q पॉइंट पे आ गया, सेम आइसोकॉन्ट कर्व है IQ1, तो ये हमें substitution fact शो कर रही है। substitution fact के अंडर पहले तो हम इनिशियल सिचुएशन में OL1 लेबर यूज कर रहे थे, अब प्राइस के गिरने से सिर्फ और सिर्फ OL3 लेबर यूज कर रहे हैं और जो कैपिटल है उसकी क्वांटिटी फर्दर डिक्रीज हो गई है OK3 तक। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत बताया गया। इट टेल्स हाउ मच ऑफ लेबर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर हाउ मच ऑफ कैपिटल as can be seen in the figure. The movement from P to Q on the initial isocont means substitution of L1 L3, जैसा कि मैंने अभी बताया था L1 L3 ही बढ़ रहा है, मतलब वेजेस के गिरने से लेबर को सिर्फ L1 L3 बढ़ा पा रहे हो आप, यूनिट्स ऑफ लेबर फॉर K1 K3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। तो अगर आप सेम लेवल ऑफ आउटपुट बनाना चाहते हो और अगर वेजेस गिर गई तो आप लेबर को तो L1 L3 बढ़ा दोगे और कैपिटल को कितना गिरा दोगे, K1 K3। ठीक है, इट इज क्लियर दैट L1 L3 इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि सेम आइसोकॉन्ट की बात हो रही है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ लेबर, दैट इज वेजेस के गिरने से। द आउटपुट इफेक्ट में नाउ बी ऑब्टेन्ड। आउटपुट इफेक्ट क्या है, प्राइस इफेक्ट माइनस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट कितना है, L1 L2। प्राइस इफेक्ट कितना था, ध्यान से देखना, मैं फिर से मार्क कर देता हूँ, L1 L2 माइनस L1 L3। तो ये कितना बचा, ये वाला पोर्शन बचा, ये जो बीच वाला है L3 L2 या L2 L3। समझ की बात, वही चीज यहाँ पे लिख दी। ठीक है, thus द मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट Q टू R, ये जो पॉइंट जो था ये R और Q, इसके बीच में जो मूवमेंट हुई है, जैसे हम वहां कंज्यूमर की थ्योरी में इसको इनकम इफेक्ट कह देते हैं, यहाँ पे इसको आउटपुट इफेक्ट कह देते हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई जो आउटपुट इफेक्ट हैं, हमारे आउटपुट इफेक्ट्स जो हैं वो L3 L1 बन जाएंगे, L3 L2 बन जाएंगे, सॉरी। तो इसमें ये जो मूवमेंट है Q पॉइंट से R पॉइंट तक, ये हमें आउटपुट इफेक्ट दिखाती है। तो ये जो मूवमेंट थी Q पॉइंट से R पॉइंट के बीच में, जो हम पहले कहते थे कि इनकम इफेक्ट है, कंजम्पशन की थ्योरी में कहते थे ना, ये मूवमेंट हमें आउटपुट इफेक्ट दिखाएगी। ठीक है, तो सिंस द फर्म अल्टीमेटली सेटल्स एट पॉइंट R, ये जो फर्म है ये R पॉइंट पे सेटल हो जाएगी अल्टीमेटली, और इसमें हमें लेबर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा दिख रही है और कैपिटल की जो क्वांटिटी है वो पहले से कम दिख रही है, क्योंकि प्राइसेस गिरे हैं ना लेबर के, तो लेबर को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। समझ गई बात। तो अब हम डिस्कस करेंगे, मैंने पहले यहाँ पे काफी कुछ लिखा हुआ था मगर वो इररिलेवेंट सा था, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। तो इसके अंदर अब हम प्रॉफिट डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट के इफेक्ट्स क्या हैं। The movement from P to R accounts only substitution effect and output effect. तो बेसिकली जो P और R के बीच में जो एरिया है ये वाला, वो क्या क्या दिखाता है हमें, हमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी दिखाता है और आउटपुट इफेक्ट भी दिखाता है, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया। दीज इफेक्ट्स डू नॉट अकाउंट फॉर प्रॉफिट इफेक्ट्स ऑफ फॉल इन द वेज रेट। ये हमें ये नहीं दिखा रहे कि प्रॉफिट में क्या इंक्रीज आया या प्रॉफिट में क्या असर पड़ा है वेज रेट के गिरने से। द प्रॉफिट इफेक्ट अराइजेस फ्रॉम द डाउनवर्ड शिफ्ट इन द मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्यू टू फॉल इन द वेज रेट। तो जब भी वेज रेट गिरी है तो प्रॉफिट इफेक्ट हमें ये दिखाता है कि मार्जिनल कॉस्ट के गिरने से कंपनी के प्रॉफिट्स पे क्या असर पड़ा है और किस तरीके से आउटपुट पे क्या क्या असर पड़ेगा। तो इसको हम फिगर से एक्सप्लेन करेंगे। वाई एक्सिस पे कॉस्ट एंड रेवेन्यू दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे आउटपुट, और AR इक्वल टू MR, ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव AR MR कर्व्स है, और ये MC1। ठीक है, तो अब इसको डिस्कस करते हैं। सिंस दैट द कमोडिटी प्राइस इज गिवन एट OP एंड MC इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व, हमें मान लो प्राइस है OP और मार्जिनल कॉस्ट कर्व है MC। ठीक है, MC कर्व इंटरसेक्ट्स MR एट पॉइंट E which determines the profit maximizing output OQ, which let us suppose is the output indicated by OQ। OQ2 की बजाय OQ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, OQ स्पीड में OQ2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो अब आप सपोज कर रहे हैं कि भाई MC जो है वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और इसके सामने जो आउटपुट आ रही है वो OQ आ रही है। ठीक है, और हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है। When the wage rate falls, the marginal cost curve shift downwards to the position of MC1। वेज रेट गिर गई और ये MC1 तक होगी, नया इक्विलिब्रियम क्या आ गया, E1। अब हमें ये दिखा रहा है कि कॉस्ट के गिरने की वजह से हम पहले से ज्यादा आउटपुट बना रहे हैं। समझ की बात। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम E to E1 एंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इंक्रीजेस फ्रॉम OQ to OQ1। A profit maximizing output will therefore increase its output by OQ1 बाय QQ1 लिखना था यहाँ पे, रुको 2 मिनट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ QQ1। तो इतनी बढ़ गई है ना, QQ1 बढ़ गई है,
तो जब भी कॉस्ट गिरती है, वेजेस गिरती है, इसकी वजह से जो हमारी आउटपुट है वो Q1 से बढ़ गई है, ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट रिक्वायर्स एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑन बोथ लेबर एंड कैपिटल। तो जैसे ये आउटपुट बढ़ी है उससे हमारा खर्चा भी तो बढ़ जाएगा ना, लेबर और कैपिटल के ऊपर। द इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर will make the ISO cost AD to shift upward to JK, and the firm finally reaches equilibrium at point E on isocont 3। अब ध्यान से देखना, ये वाला सिस्टम तो वो पुराना ही है कि पहले बजट लाइन इतनी थी, मतलब आइसो कॉस्ट, और ये लेबर सस्ता हुआ तो एडी तक चलेगी, फिर हमने ये A1 B1 करके निकाले थे, ये तो पुरानी कर्व है। तो अब हमने कहा क्योंकि हमने लेबर और कैपिटल, जो लेबर है वो पहले से ज़्यादा इस्तेमाल करने शुरू कर दी है, हमने एक्सपेंडिचर एडिशनल करना शुरू कर दिया, इसकी वजह से ये जो हमारी आइसो कॉस्ट कर्व है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। जब आइसो कॉस्ट कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाएगी तो हम इस आइसो कॉस्ट पे एक नया आइसो कॉन्टिंजेंट बनाएंगे IQ3, वो ई पॉइंट पे जो है इक्विलिब्रियम होगा। क्योंकि हमारी लेबर बढ़ गई है, इसके लिए हमें ज्यादा कैपिटल भी तो चाहिए ना, तो दोनों के दोनों पे खर्चा बढ़ जाएगा, और जो इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है, जो हमारा पी था, वो कहीं शिफ्ट होते 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 ई पे चला जाएगा। समझ की बात? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ई द टोटल डिमांड फॉर लेबर इज OL4, और ऑफ विच L2 L4 इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इफेक्ट। तो ये जो L2 L4 है वो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इफेक्ट है, ठीक है, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इफेक्ट की वजह से, आउटपुट बढ़ाने की वजह से इतना लेबर फालतू लगाना पड़ गया। द आउटपुट एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इफेक्ट बोथ बीइंग पॉजिटिव लीड लीड टू एडिशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल। तो इनकी वजह से भाई कैपिटल की एम्प्लॉयमेंट भी तो K4 तक चलेगी ना, ठीक है। Thus the employment of both labor and capital increases simultaneously as a result of output and profit maximizing या maximization effects। तो जब भी कॉस्ट बढ़ती है तो ज्यादा लेबर इस्तेमाल करेगा, जो एंटरप्रेन्योर है ज्यादा लेबर इस्तेमाल करेगा, तो लेबर के साथ साथ जो कैपिटल भी बढ़ जाएगी। समझ की बात? तो इसका कंक्लूजन ये है, द इंक्रीज इन कैपिटल टुगेदर विद लेबर लीड्स टू इंक्रीज इन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, कॉजिंग अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इससे राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो नेक्स्ट टॉपिक पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे। तो डेरिवेशन ऑफ लेबर डिमांड कर्व विद फैक्टर डिमांड इंटरडिपेंडेंस। तो अगर फैक्टर जो है आपस में इंटरडिपेंडेंट है तो लेबर की डिमांड कर्व कैसी होगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब पिछले टॉपिक में हमने सिर्फ लेबर को वेरिएबल फैक्टर बनाया था, तो उस केस में हमने कहा था कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ही डिमांड फॉर लेबर है। मगर जब फैक्टर्स आपस में इंटरडिपेंडेंट होंगे तब जो लेबर की डिमांड कर्व है वो कैसे निकलेगी वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ वी ड्राइव द demand curve for the variable factor labor under the condition of interdependence of factor demand। जो factor demand है वो आपस में interdependent है, तो किस तरीके से लेबर की डिमांड को ड्राइव किया जाएगा? The demand for labor under the condition of factor demand interdependence can be explained with the help of diagram। तो y axis पे wages and value of marginal productivity of labor दिया हुआ है, और the x axis पे जो है quantity of labor दिया हुआ है। Given the VMPL curve, ये जो VMPL curve है initial, if the wage rate is given at OW2, मान लो वेज रेट है OW2, मतलब SL2 जो है सप्लाई ऑफ लेबर है, द फर्म विल एम्प्लॉय OL1 यूनिट्स ऑफ लेबर। इसके सामने ये इक्विलिब्रियम आ गया, और लेबर जो फर्म है वो OL1 इतने यूनिट्स ऑफ लेबर का इस्तेमाल करती है। इफ द वेज रेट फॉल्स टू OW1, मान लो वेज रेट गिर के OW1 हो जाती है, मतलब SL1 लेबर हो जाती है, द न्यू लेबर सप्लाई लाइन फॉर द इंडिविजुअल शिफ्ट्स डाउनवर्ड टू SL1। तो वेजेस के गिरने की वजह से, वेज रेट के गिरने की वजह से नई लेबर की सप्लाई कर्व SL1 चली गई, ठीक है। हैड लेबर बीन ओनली वेरिएबल फैक्टर, अगर लेबर ही वेरिएबल फैक्टर होता, द फर्म वुड हैव एम्प्लॉयड OL2। अगर लेबर ही वेरिएबल फैक्टर होता तो इसके सामने फर्म OL2 लेबर का इस्तेमाल कर लेती। बट अंडर द कंडीशन दैट बोथ फैक्टर्स, दैट इज लेबर एंड कैपिटल, आर वेरिएबल एंड देयर डिमांड इज इंटरडिपेंडेंट, हमें ये पता है उनकी जो डिमांड है वो इंटरडिपेंडेंट है, तो फॉल इन द वेज रेट क्रिएट्स अ मच लार्जर डिमांड फॉर लेबर देन L1 L2। तो उसकी डिमांड ये E2 पे चली जाएगी, और ये जो VMPL2 है वो शिफ्ट कर जाएगा दूसरी तरफ, और लेबर की डिमांड जो है पहले से काफी ज्यादा हो जाएगी, मतलब यहाँ तक हो जाएगी। L3 ले लो इसको, ये लो मैंने लिखा नहीं, L3 ले लेते हैं, ठीक है। तो द रीजन इज employment of the additional labor creates additional demand for capital। ज्यादा लेबर लगाएंगे तो कैपिटल की डिमांड भी बढ़ेगी। समझ गई बात? with the employment of more capital labor productivity increases, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। as a result VMPL curve shifts to the right position of VMPL dash, ये वाला,
ये वाला VMPL डैश या VMPL1 कुछ भी कह सकते हो इसको, ठीक है। द VMPL डैश कर्व इंटरसेक्ट्स द न्यू सप्लाई कर्व SL1 एट पॉइंट E2 विच इज द न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कर्व शिफ्ट हो जाएगी और ये इसको SL1 को जो है E2 पॉइंट पे काट रही है जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो ये हमें ये शो करता है बाय जॉइनिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 एंड E2। अगर हम E1 और E2 ये सारों को मैं एक बार रब कर देता हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब ये जो इनिशियल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो क्या था, इनिशियल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E1 था और अब इक्विलिब्रियम पॉइंट है E2। इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास लेबर की डिमांड आ जाएगी इन केस ऑफ फैक्टर्स इंटरडिपेंडेंस। समझ की बात। वी गेट द डिमांड फॉर लेबर DDL1 रिप्रेजेंटिंग द लेबर डिमांड कर्व अंडर द कंडीशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ फैक्टर्स। तो फैक्टर्स की जो डिमांड है अगर इंटरडिपेंडेंट है तो ये दोनों जो इक्विलिब्रियम्स है उनको मिला के जो DDL जो कर्व बन रही है ये डिमांड फॉर लेबर कर्व है। समझ की बात। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड फॉर लेबर किस तरीके से हम ड्राइव करेंगे। इंडस्ट्री डिमांड फॉर लेबर फॉर अ वेरिएबल फैक्टर जो कि लेबर है इंडस्ट्री की डिमांड का ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, बना ही देंगे। आपको पता है ना इंडस्ट्री की ड्राइव करने के लिए हमें फर्म्स की चाहिए होती है डिमांड, ठीक है। द इंडस्ट्री डिमांड फॉर अ लेबर फैक्टर should be in general be horizontal summation of the demand curves of the individual firms for the factor। सिंपल वर्ड्स में ये जो फर्म्स हैं इनकी डिमांड कर्व को ऐड करेंगे तभी तो इंडस्ट्री की डिमांड कर्व बनेगी ना, हॉरिजॉन्टल समेशन है इनकी, ठीक है। However, a straight forward horizontal summation of individual demand curves for a factor does not yield the industry curve for the factors because this process ignores the market or external effects of change in the factor prices ऑन द फैक्टर डिमांड। अब अगर हम सिंपली हॉरिजॉन्टल सबमिशन कर देंगे तो वो हमें एग्जैक्टली जो है इंडस्ट्री की डिमांड का ड्राइव नहीं करके बताएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल सबमिशन में हम मार्केट इफेक्ट्स को या एक्सटर्नल इफेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं कि प्राइजेस के चेंज होने से क्या इफेक्ट आया, ठीक है। एक्सटर्नल इफेक्ट्स आर द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑन द प्राइजेस ऑफ कमोडिटी विच इट produces and it affects and its effects on the demand for factor। तो बेसिकली एक्सटर्नल इफेक्ट्स क्या होते हैं कि भाई जो वेरिएबल फैक्टर है उसके प्राइस के चेंज होने से जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं उस पर क्या चेंज आया और किस हिसाब से जो प्रोड्यूसर है वो किस हिसाब से माल बनाएगा और डिमांड की जो फैक्टर्स की डिमांड है वो किस हिसाब से करेगा प्राइसेस के चेंज होने से, ठीक है। प्राइसेस किसके, जो फैक्टर्स हैं उनके प्राइसेस के चेंज होने से। इन अ प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट when the price of the variable factor that is labor decreases all the firms employ more labor and hence the supply of commodity increases, डिमांड रिमेनिंग द सेम। तो अगर प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करें तो जब भी प्राइस ऑफ वेरिएबल फैक्टर मतलब उनकी वेरिएबल फैक्टर जो कि लेबर हम ले रहे हैं उसकी तनख्वाह गिर जाती है तो फर्म ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करती है। तो ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करेगी तो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी बढ़ जाएगी, बल्कि डिमांड तो सेम है, ठीक है। जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस कमोडिटी की बात कर रहा था मैं। एज अ रिजल्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स। अगर डिमांड सेम रहेगी सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइसेस गिर जाएंगे उस चीज के। द फॉल इन प्राइस कॉजेज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विच कॉजेज अ डाउनवर्ड शिफ्ट इन द VMPL। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फिर गिर जाएगी। तो जैसे ही वो गिरेगी इट मीन्स दैट अ फॉल इन द फैक्टर प्राइस वेजेस। तो अगर ये अपवर्ड शिफ्ट होती है तो इस तरीके से होता है, अगर डाउनवर्ड शिफ्ट होगी तो वेजेस गिरेंगी भी ना, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि द फैक्टर प्राइस दैट शुड हैव इंक्रीज्ड डिमांड फॉर लेबर कॉजेज अ डिक्लाइन इन द लेबर डिमांड ड्यू टू डाउनवर्ड शिफ्ट इन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो जैसे वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कब शिफ्ट हुई थी और वेजेस के बढ़ने से थोड़ा इधर खिसकी थी, वैसे ही जब कमोडिटी जो वो बेच रहे हैं उसके प्राइसेस गिर जाएंगे तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी और पहले से कम लेबर को एम्प्लॉय किया जाएगा, वो चीज यहाँ पे बताई हुई है। देयरफॉर मार्केट डिमांड कर्व for a variable factor cannot be obtained directly by summing the individual फैक्टर डिमांड कर्व्स। तो जैसे हम मार्केट डिमांड को जो इंडिविजुअल डिमांड्स को टोटल कर करके बनाते थे वैसे डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, मगर होता ये जो है फर्म्स का हॉरिजॉन्टल समेशन ही है, ठीक है। तो द डेरिवेशन ऑफ इंडस्ट्री डिमांड कर्व फॉर लेबर कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो हमने इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बनाया। यहाँ पे मैंने फिगर ए दी है, फिगर बी दी है। ये फर्म 1 की डिमांड कब होगी, फर्म 2 की डिमांड कब होगी और ये इंडस्ट्री या मार्केट डिमांड कब होगी, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं अब। सपोज तो एक्स एक्सिस पे हमने लेबर दे दिया, वाई एक्सिस पे हमने वेजेस दे दिया। सपोज दैट द डिमांड D1 in figure A is the typical individual firm's demand curve for labor and the initial wage rate is given at O
OW2। हम ये मानते हैं कि ये जो है ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, एक कंपनी की डिमांड कर्व है लेबर की, और ये वेज रेट है OW2, मतलब ये वेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद गिवन द डिमांड कर्व एंड wage rate, a profit maximizing firm enjoys OL1 units of labor। वही बात जो मैंने बताई थी, इसके सामने जो है OL1 यूनिट्स ऑफ लेबर जो है वो इंजॉय करेगी फर्म। सपोजिंग all firms employ the same OL1 units of labor, the market demand for labor can be obtained by multiplying OL1 with the number of firms। अब ध्यान से समझना यहाँ पे, अगर सारी की सारी कंपनियां इतने लेबर इंप्लॉय करती हैं तो OL1 को नंबर ऑफ फर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिमांड फॉर लेबर बन जाएगी, ठीक है। सपोज इट इक्वल्स टू ON1 इन द गिवन फिगर बी। हम ये मानते हैं कि फिगर बी में इसी वेज रेट के ऊपर ये बन जाता है ON1। समझ की बात? तो ये हमारा क्या निकला, पहला पॉइंट निकला। दस वी गेट पॉइंट जे एज वन पॉइंट ऑन द इंडस्ट्री डिमांड कर्व फॉर लेबर। तो अगर हम देखें तो इससे हमें पॉइंट जे मिल जाता है कि इस वेज रेट के ऊपर इतना लेबर एम्प्लॉय करेगी पूरी की पूरी इंडस्ट्री, और इसके सामने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो पॉइंट जे आ जाता है। समझ की बात, जे पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट को निकालने के लिए नाउ लेट द वेज रेट फॉल्स टू OW1। अगर वेज रेट गिर जाती है OW1 पे, all other things remains the same, the firm would move down to point T on the demand curve D1 and their employment of labor will increase to OL3। तो अगर मैं D1 की बात करूं तो वेजेस के गिरने से हम अब पहले से ज्यादा लेबर एम्प्लॉय कर रहे हैं, मतलब OL3 लेबर को एम्प्लॉय किया जा रहा है, ठीक है। बट अदर थिंग्स विल नॉट रिमेन द सेम। अदर जो बाकी सारी चीजें हैं वो सेम नहीं रह पाएंगी। द इंक्रीज इन द लेबर एम्प्लॉयमेंट बाय ऑल द फर्म्स each using L1 L3 additional units of labor, the total supply of the commodity increases। अब आप ध्यान से देखो, सारे के सारे बंदे इतना ही लेबर, सारी की सारी फैक्ट्रीज इतना ही लेबर यूज करनी शुरू हो गई, तो जो वो चीज बना रही है उसकी जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। कंसिक्वेंटली इसका असर क्या पड़ेगा, कमोडिटी प्राइसेस डिक्रीजेस। सारी कंपनियां ज्यादा लेबर लगाएंगी, ज्यादा माल बनाएंगी तो प्राइसेस तो गिरेंगे ही। द फॉल इन द कमोडिटी प्राइसेस कॉजेज अ फॉल इन वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो अगर प्राइसेस गिर जाएंगे, कम उन्हें पैसे मिल रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी तो गिर जाएगी। एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर लेबर शिफ्ट लेफ्टवर्ड फ्रॉम D1 टू D2 शोन एज शोन इन द फिगर ए। तो इस वजह से वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के गिरने की वजह से जो D1 जो पहले लेबर की डिमांड कब थी वो शिफ्ट कर जाएगी डाउनवर्ड को, वो बन जाएगी असल में D2। अब ये जो D2 है ये इस वेज रेट पे जो है ये एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो लेबर की जो असल में डिमांड रह जाएगी वो रह जाएगी L2, मतलब OL2 ही रह जाएगी, ठीक है। वही चीज एक्सप्लेन की है। So the new labor demand curve is D2 and the new equilibrium point is M, जैसा कि मैंने बताया था, where demand for labor is OL2, ठीक है। लेबर की डिमांड OL2 रह जाएगी, इतनी रह जाएगी बस, ठीक है। अब उसके बाद thus the industry demand for labor would be equal to OL2 multiplied by the number of firms। अब अगर इसी को OL2 को नंबर ऑफ फर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा ON2। तो इस वेज रेट पे ये हमें दूसरा पॉइंट मिल गया, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें डिमांड फॉर इंडस्ट्री डिमांड का या मार्केट डिमांड का फॉर लेबर मिल जाएगी। सपोज द इंडस्ट्री डिमांड फॉर लेबर thus obtained equals to ON2 as shown in the figure B, जैसा कि मैंने आपको बताया फिगर बी में। thus we get a new point K, जो कि अभी ऊपर बताया था मैंने, which represents the industry demand for labor at wage rate OW1। by joining J and K we obtain the industry demand curve for labor as shown by by the curve DM in the figure B। तो इन दोनों पॉइंट को, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है, इनको मिलाएंगे तो जो इंडस्ट्री की डिमांड कर्व हमें मिल जाएगी, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट चीज इसमें हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सप्लाई ऑफ लेबर। अभी तक क्या चल रहा था, डिमांड फॉर लेबर, ठीक है। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द सप्लाई साइड ऑफ लेबर मार्केट। तो लेबर मार्केट की सप्लाई साइड डिस्कस करेंगे। आवर मेन टास्क इज to drive the labor supply curve। The supply curve for labor has some peculiarities in contrast to the supply of other factors। तो लेबर की जो डिमांड कर्व होती है उसमें थोड़ा सा जो है तब्दीलियां होती हैं, वो कैसे होती हैं वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। डेरिवेशन ऑफ लेबर सप्लाई कर्व इज देयरफॉर रिक्वायर्स अ डिफरेंट अप्रोच एज शोन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो इसमें हम जब लेबर की सप्लाई लेते हैं तो हमेशा पॉजिटिव स्लोप नहीं लेते, कभी कभी बैकवर्ड बेंडिंग भी हो जाती है। उसके पीछे क्या रीजंस है वो सारे के सारे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि डेरिवेशन ऑफ इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कैसे होती है। लेबर सप्लाई
कर्व को कैसे इंडिविजुअल को कैसे ड्राइव किया जाता है वो डिस्कस करेंगे, मगर इसके लिए हमें कुछ अजम्पशन लेनी पड़ेंगी. लेट अस अज्यूम पॉइंट ए इज, पहली अजम्पशन है ऑल लेबर इज होमोजीनियस, सारी की सारी जो लेबर है वो सेम क्वालिटी की है. और दूसरी, अनलाइक अदर फैक्टर्स लेबर फाइंड्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन आवर्स ऑफ वर्क एंड इनकम. जो लेबर है यहाँ पे आवर्स ऑफ इनकम और जो आवर्स ऑफ वर्क और इनकम है उसके बीच में ट्रेड ऑफ है. ठीक है, तो अगर वो इनकम ज्यादा अर्न करना चाहता है तो उसे काम ज्यादा करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है. ठीक है, और दूसरी तरफ से हम लेबर का और वर्किंग का भी ट्रेड ऑफ है वो भी डिस्कस करेंगे, विच इज अ यूनिक फीचर ऑफ लेबर सप्लाई. ये एक यूनिक फीचर है, उसे ज्यादा ज्यादा तनख्वाह देंगे तो वो लेजर छोड़ के काम ज्यादा ज्यादा करने की कोशिश करेगा. तो जो फिगर है उसके हिसाब से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. वाई एक्सिस पे मनी इनकम है, एक्स एक्सिस पे वर्क और लेजर दिया हुआ है. तो एक्सप्लेन करते हैं इसको. Derivation of labor supply curve can be explained with the help of diagram. Money income is measured on y-axis and the hours available for a worker per unit of time, that is hours of work, are shown on x-axis. ठीक है, तो x-axis पे working hours दिए हैं और leisure भी दिया हुआ है और y-axis पे money income दी हुई है. The hours of work HW, ठीक है, hours W मतलब working hours equals to total hours HT minus the leisure hours for leisure. तो सिंपल वर्ड्स में वही हो गया ना कि जो वर्किंग आवर्स हैं वो टोटल आवर्स हो गए माइनस जो आवर्स फॉर लेजर है वो हो गए. ठीक है, सिंपल सी बात है. लेट अस सपोज दैट द टोटल नंबर ऑफ आवर्स HT available to an individual labor is OH as shown in the given figure, which he can use either for leisure or for hour or for work, sorry. तो उसके पास टोटल टाइम है OH, इसी में से इस टाइम में से उसने काम करना है और इस टाइम में से उसने लेजर टाइम भी करना है. गिवन द वेज रेट, इफ ही वर्क्स फॉर OH आवर्स एंड एंजॉयज नो लेजर, अगर वो पूरे का पूरा OH जो है ये वाला पोर्शन काम करता है और कोई भी लेजर एंजॉय नहीं करता, ही विल अर्न एन इनकम इक्वल्स टू OM1. तो उसकी इनकम क्या होगी, फिगर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, OM1. द वेज रेट W may then be obtained as, W मतलब वेज रेट इज इक्वल्स टू OM1 divided by OH which is equals to slope of M1H line. तो ये जो M1H line है इसी की स्लोप कहा जाएगा अगर बंदा पूरे जो है OH टाइम पे काम करता है तो. ठीक है, अब थोड़ा सा इस सिचुएशन को चेंज करते हैं. इफ ही एंजॉयज हिज एंटायर टाइम एज लेजर, ही हैज अ जीरो इनकम. अगर वो सारा का सारा काम जो है वर्किंग जीरो कर देता है, सारा का सारा टाइम ही ये ऐश करता है, तो उसके पास कोई इनकम नहीं होगी. इफ ही डिवाइड्स हिज टाइम बिटवीन वर्क एंड लेजर, ही इंजॉयज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड लेजर. तो बेसिकली अगर वो काम भी करता है, थोड़ा थोड़ा काम करता है, थोड़ा थोड़ा जो है एंजॉय भी करता है, मिक्स करता है, तो उसके पास दोनों के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे. द इनकम लेजर कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय the line M1H when one increases the other decreases. तो ये बताया हुआ है कि M1H जो है इनकम लेजर चॉइस बताती है कि जब भी इनकम बढ़ेगी तो जो है वो वर्क ज्यादा करना पड़ेगा और लेजर कम हो जाएगी. तो इसके बीच में चॉइस है, उसके बारे में बताया गया है. द लाइन M1H इज कॉल्ड इनकम लेजर ट्रेड ऑफ लाइन. तो ये जो लाइन है M1H ये इनकम लेजर ट्रेड ऑफ लाइन कहलाती है. ठीक है, अब इसमें इंडिफरेंस कर्व्स का भी टॉपिक जोड़ते हैं. In the figure given above, the indifference curve IC1, IC2 and IC3 represents the income leisure preference function of an individual labor at different levels of wage rate. तो ये जो बनाई हुई है इंडिफरेंस कर्व्स IC1, IC2, IC3, ये इनकम लेजर इंडिफरेंस कर्व्स हैं जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे बनाई गई हैं. जो ये नेगेटिव स्लोप है ये हमें बताती हैं कि इस पूरी की पूरी इंडिफरेंस कर्व पे ये जो ग्रीन पेन से बनाई गई है कि कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर लो, इनकम लेजर कॉम्बिनेशन इस हिसाब से आएगा इस कर्व पे कि जो सेटिस्फेक्शन है लेबर को वो सेम रहेगी. ठीक है, तो दीज कर्व्स आर कॉल्ड एज लेजर इनकम इंडिफरेंस कर्व्स. इनको वही बात जो मैंने पहले कही थी, या इनकम लेजर या लेजर इनकम कुछ भी कह सकते हो. द नेगेटिव स्लोप ऑफ द लेजर इनकम इंडिफरेंस कर्व शोज द सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेजर एंड इनकम वर्कर्स टोटल सेटिस्फेक्शन रिमेनिंग द सेम. तो लेबर इनकम और लेजर में सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगी जिससे कि पूरी की पूरी कर्व पे जो वर्कर है या लेबर है उसकी सेटिस्फेक्शन सेम रहे. अब मैं थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करके कैसे ये ऊपर नीचे होती है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. गिवन द वेज रेट से W1 OM1 divided by H1 जो इसकी स्लोप थी, the individual is in equilibrium at point E1 by working for HL3 hours and enjoying a leisure time of OL3 hours.
तो सिंपल वर्ड्स में अगर वेज रेट गिवन है तो HL3, मान लो ये वाली वेज रेट पहली वाली गिवन है, तो वो कितना काम करेगा, HL3 इतना काम करेगा, ठीक है, कितना काम करेगा, HL3 काम करेगा, और OL3 जो है वो लेजर करेगा, ठीक है, क्योंकि लेजर तो इधर से मेजर होगा, और अगर हम इस साइड जाते हैं तो हमारा वर्क होगा, तो HL3 काम और OL3 जो है लेजर. When the wage rate rises to W2, that is OM2 divided by OH, the individual moves to a new equilibrium at point E2. तो जैसे ही उसकी वेज रेट बढ़ती है, ये हो जाती है OM2 तक, तो उसकी जो नई कर्व है ये वाली बन जाती है M2H, और नया इक्विलिब्रियम हो जाता है E2 पे. अब वो कितना काम करेगा, अब वो पहले तो इतना काम कर रहा था HL3, अब काम करेगा HL2, पहले से ज्यादा काम करेगा, और लेजर जो उसका था वो इतना रह जाएगा, बस कितना रह जाएगा, OL2 रह जाएगा. उसी चीज को हमने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है. एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट ही वर्क्स फॉर HL2 आवर्स, ठीक है, यहां से लेकर देखा जाए तो यहां से लेकर HL2 आवर्स काम करेगा, और OL2 लेजर हो जाएगा, लेजर कम हो जाएगा क्योंकि उसे तनख्वाह ज्यादा मिल रही है, वो ज्यादा काम करेगा, हैज द लेजर ऑफ OL2 आवर्स एंड अर्न्स द इनकम E2L2, ठीक है. सिमिलरली when the wage rate increases further to W3 is equals to OM3 divided by OH, the individual moves to equilibrium E3, where he works for HL1 hours, reduces his leisure time from OL2 to OL1. तो अब क्या करेंगे, अगर फर्दर इनकम इंक्रीज हो जाती है उसकी, तो वो अब कौन सी इंडिफरेंस कर्व पे आ जाएगा, IC3. तो अब नया इक्विलिब्रियम हो जाएगा E3. अब वो पहले से ज्यादा काम करेगा, HL1 काम करेगा, और जो लेजर टाइम एक्टिविटी है उसकी सिर्फ OL1 ही रह जाएगी. समझ गई बात. अब ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम्स जो है E1, E2, E3, इन तीनों से अगर हम एक कर्व निकालते हैं उसको वेज वर्क ऑफर कर्व कहा जाता है. समझ गई बात. तो उसी को एक्सप्लेन करते हैं. बाय जॉइनिंग द इक्विलिब्रियम E1, E2 एंड E3 वी गेट अ कर्व called wage work offer curve. It shows the preferences of work in relation to wages. The wage offer curve AB जो मैंने ऊपर बनाई डॉटेड लाइन से, provides the basis for driving the labor supply curve as it gives labor supply at different wage rates. तो different wage rates पे labor supply कितनी होगी वो बताया गया है. तो इनिशियली ये माना जाता है कि जैसे जैसे wages बढ़ेंगी वैसे वैसे ही लेबर की सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, वो ज्यादा काम करेगा और लेजर टाइम एक्टिविटी कम करेगा. बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी है. ट्विस्ट क्या है, बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई. तो इसमें मैंने फिगर ए और फिगर बी बनाई हुई है, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा. एक्स एक्सिस पे लेबर है, वाई एक्सिस पे वेजेस है, ठीक है. Figure A shows that SL curve which is positively sloped, which means that as ये positively sloped है, ठीक है, which means that as the wage rate increases, labor supply also increases. तो figure A show करती है जैसे जैसे wages बढ़ेंगी, W1 से W2 तक चलेगी, W3 तक चलेगी, तो labor supply बढ़ती है, ठीक है. If the wage rate continues to increase, the labor supply will bend backward as shown by SL कर्व SL. यहाँ पे मैंने SL जो है वो SL वो लिखा है क्योंकि ये जो कर्व है ये पूरे का नाम SL है, ठीक है. एज शोन बाय द कर्व SL इन फिगर B. This is so because higher wage rate creates disincentive for longer hours of work and incentives for increasing the hours of leisure. अब ध्यान से समझना, शुरू शुरू में तनख्वाह बढ़ी, हमने लेबर सप्लाई ज्यादा की, पहले इतना काम करते थे, इतना काम करते थे, इतना काम करते थे, मगर अगर कुछ ज्यादा ही तनख्वाह बढ़ गई, इस पॉइंट के बाद अगर तनख्वाह बढ़ गई, तो हम कहेंगे भाई इस तनख्वाह को उड़ाने के लिए टाइम भी तो चाहिए ना. फिर हम क्या करेंगे, ज्यादा तनख्वाहें होती हैं तो हम गोवा टूर पे चले जाते हैं, हम थाईलैंड के टूर पे चले जाते हैं, हम सिंगापुर के टूर पे चले जाते हैं, दुबई के टूर पे चले जाते हैं. तो जैसे जैसे बंदे को ज्यादा तनख्वाह देंगे, एक हद तक तो वो लेबर की सप्लाई अपनी बढ़ाएगा, मगर उसके बाद लेबर की सप्लाई कम कर देगा, क्योंकि उसे वो पैसा खर्चने के लिए और लेजर टाइम एक्टिविटी के लिए अब ज्यादा टाइम चाहिए, और लेबर टाइम कम कर देगा, ठीक है. तो अब इस चीज को मैं फर्दर कंक्लूड करता हूं कि मार्केट सप्लाई कर्व फॉर लेबर किस तरीके से ड्राइव की जाएगी. द मार्केट सप्लाई फॉर लेबर इज द हॉरिजॉन्टल समेशन, मतलब हॉरिजॉन्टली ऐड कर लेंगे इन सारों की सप्लाई को, इंडिविजुअल्स जो है उनकी सप्लाई को हॉरिजॉन्टली ऐड कर लेंगे. The economists, however, disagree on the shape of the market supply curve of labor. कुछ लोग कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग होती है हायर वेज रेट पे, जैसे हायर वेजेस पे ये बैकवर्ड बेंडिंग टाइप होगी. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी ये पॉजिटिवली स्लोप ही रहती है, जैसे ये शो की हुई है. तो अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट हैं थोड़ा सा आपस में जो है भेदभाव या थोड़े से डिफरेंसेस हैं उनमें. डिफरेंट शेप्स हैव
been suggested for short run and long runs depending on the occupational mobility, types of labor used and the level of economic growth. तो हर एक जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने अपने अपने शॉर्ट रन लॉन्ग रन के हिसाब से डिफरेंट शेप्स दे दी। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी के एक लेबर एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह कैसे काम में शिफ्ट हो सकता है उसके हिसाब से लेबर सप्लाई अलग अलग दी हुई है, और इकोनॉमिक ग्रोथ लेवल क्या है कंट्री का उसके हिसाब से अलग अलग है। इन शॉर्ट रन इफ द फर्म uses specific type of labor, nothing can be said about the slope or shape of the labor supply curve. शॉर्ट रन में अगर कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेबर यूज करता है, कंप्यूटर वाला इंजीनियर चाहिए, कुछ चाहिए, तो हम उसकी लेबर सप्लाई को अचानक से निकाल नहीं सकते। इट मे बी नेगेटिव और इट मे हैव द सेगमेंट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप्स। क्या पता पॉजिटिव हो, क्या पता नेगेटिव हो, क्या पता पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की स्लोप हो। In the long run, however, the market supply curve of a specialized labor is likely to be positive sloping one because occupational mobility of labor increases. Long run में जो occupation की mobility एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाना वो बढ़ती रहती है, क्योंकि यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह तनख्वाह अच्छी मिल रही है तो वहाँ जाएगा। With the increase in the population and expansion of education and training facilities, the supply of all types of labor increases. तो लॉन्ग रन में एजुकेशन बढ़ रही है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, ये सारी जो हैं लेबर सप्लाई को इंक्रीज कराती हैं। एंड थर्ड इज विद द इंक्रीज इन द इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब मार्केट, यंग पीपल आर एबल टू प्लान देयर एजुकेशन एंड करियर उसके हिसाब से। तो ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव स्लोप रहता है लॉन्ग रन में, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन स्पेशलाइज्ड लेबर, जो मतलब फिजिकल लेबर वाले या नॉन स्किलफुल लेबर हैं, हाउएवर द शेप ऑफ लेबर सप्लाई कर्व इज जनरली प्रिडिक्टेबल। तो उनके लिए तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो स्किलफुल बंदे हैं या स्किल्ड जॉब है, जो स्पेशलाइज्ड जॉब है, उनके लिए थोड़ा सा प्रिडिक्टेबिलिटी कम रहती है। मगर जो नॉन स्पेशलाइज्ड लेबर्स हैं उनकी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनकी कैसी रहेगी। इट हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप फॉर टू रीजंस, इनकी हमेशा पॉजिटिव स्लोप रहती हैं। फर्स्ट, इंडस्ट्रीज विच प्लान टू एम्प्लॉय मोर लेबर कैन ड्रॉ इट फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज बाय ऑफरिंग हायर वेजेस। अगर कोई भी एक इंडस्ट्री है उसने सोच लिया कि मैंने अब ज्यादा बंदे लगाने, तो वो तनख्वाहें ज्यादा कर देगा, तो बाकी इंडस्ट्रीज से लेबर आके उस इंडस्ट्री में काम करने लग जाएंगे। हेंस द लेबर सप्लाई टू सच इंडस्ट्रीज इंक्रीजेज ओनली एट अ हायर वेजेस। तो उन इंडस्ट्रीज में लेबर की सप्लाई बढ़ जाती है जब हायर वेजेस रहते हैं। सेकेंडली, सम इंडस्ट्रीज लूज देयर लेबर एंड हेंस देयर आउटपुट फॉल्स। दूसरी इंडस्ट्रीज जहां से लेबर शिफ्ट हो गई हैं उनकी लेबर चली जाएगी तो काम कौन करेगा, आउटपुट गिर जाएगी। द फॉल इन द आउटपुट ऑफ सच इंडस्ट्रीज लीड्स टू राइज इन द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स कॉजिंग एन अपवर्ड प्रेशर ऑन द डिमांड प्राइस ऑफ द लेबर। तो अगर उनकी आउटपुट गिर जाएगी तो वो जो चीज़ बना रही हैं वो महंगी हो जाएगी ना, क्योंकि मार्केट में सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी। महंगी हो जाएंगी तो क्या होगा, महंगी हो जाएंगी तो ज्यादा बनाने के लिए वो ज्यादा तनख्वाहें देने को तैयार हो जाएंगे, तो लेबर फिर से वहां आनी शुरू हो जाएगी। देयरफॉर सच इंडस्ट्रीज टू ऑब्टेन अ लार्ज सप्लाई ऑफ लेबर एट इंक्रीजिंग वेज रेट्स ओनली। तो उन इंडस्ट्रीज में भी वेज रेट हाई करेंगे तभी लेबर काम करेगा। फॉर दीज रीजंस द इंडस्ट्रीज अटेम्प्टिंग टू एम्प्लॉय लार्जर यूनिट्स ऑफ लेबर मस्ट फेस अ लेबर सप्लाई कर्व व्हिच इज पॉजिटिवली स्लोप। तो दोनों केसेस में जो है नॉन स्पेशलाइज्ड लेबर में पॉजिटिव स्लोप ही रहती है। There is, however, a likelihood that the market labor supply in an affluent country is backward bending one. तो ऐसा हो सकता है कोई affluent country अमेरिका टाइप, उसमें मार्केट जो लेबर सप्लाई है वो बैकवर्ड बेंडिंग आ जाएगी कि कुछ ज्यादा ही तनख्वाहें बढ़ाओगे तो लोग फिर वेकेशन वगैरह लेके तो लेजर टाइम एक्टिविटी भी इंजॉय करते हैं, ठीक है। द रीजन इज व्हेन द इंडिविजुअल बिकम्स रिचर एंड रिचर दे बिगिन टू प्रेफर स्मॉलर number of working hours and longer holidays and so on, as they need longer time to enjoy their higher earnings। तो ज्यादा पैसे जो कमाए हो उनको उड़ाने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। This likelihood would however be limited to the rich nations in which the scope of further expansion is limited। तो ये ऐसी कंट्रीज पे अप्लाई होता है जहाँ पे स्कोप ऑफ एक्सपेंशन लिमिटेड हो, ऑलरेडी उन्होंने इतना ज्यादा एक्सपेंड कर दिया, इतनी ग्रोथ कर ली है, जैसे अमेरिका वगैरह या वेस्टर्न कंट्रीज। इट इज देयरफॉर जनरली बिलीव्ड दैट लेबर सप्लाई कर्व इन द लॉन्ग रन मस्ट हैव अ पॉजिटिव स्लोप। तो इसलिए माना जाता है कि अगर आम तौर पे बात करें तो लॉन्ग रन में पॉजिटिव स्लोप ही रहती है। अब लास्ट में इसका कंक्लूजन कि वेट डिटर्मिनेशन कैसे होगा। वेट डिटर्मिनेशन इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, सबसे पहले मैंने बताया था इंडिविजुअल डिमांड, फिर वो वाली डिमांड जो इंटरडिपेंडेंट होगी, फिर इंडस्ट्री की डिमांड बनाई, फिर सप्लाई बनाई। तो अब डिमांड और सप्लाई जहां कट रही है वो इक्विलिब्रियम है। वी हैव ड्राइव्ड अबव द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स फॉर लेबर। दीज tools may be now
may be straight away applied to determine the wage rate in the perfectly competitive market. तो x एक्सिस पे मैंने लेबर दे दिया, y एक्सिस पे वेजेस दे दिया, तो जहां पे भी लेबर डिमांड लेबर सप्लाई कट करेंगे वो इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम वेज रेट आ गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ लेबर आ गया. गिवन फिगर shows the determination of wages in a competitive market. The labor demand curve DL and the labor supply curve SL intersects each other at point E. At this point, demand for labor and supply of labor are equal at OL wage rate and at OL wage rate and wage rate is determined OW. मैं उल्टा पुल्टा बोल गया, दोबारा से बोलता हूँ. At this point, the demand for labor and supply of labor are equal to OL. तो ये जो OL है, ये जो है डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर बन जाएगी और OW वेजेस बन जाएंगी. ठीक है. This wage rate will remain stable in competitive equilibrium so long as the demand and supply conditions do not change. ये conditions ऐसी रहेंगी अगर demand and supply situation change नहीं होती तो. As mentioned above, this final analysis of factor price determination is similar to a commodity price determination in a perfectly competitive market. जैसा कि हम प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड फॉर कमोडिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी की बात करते हैं, वैसे ही यहाँ पे डिमांड फॉर लेबर सप्लाई ऑफ लेबर की बात करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा परफेक्ट कंपटीशन में सब कुछ तो डिमांड सप्लाई पे आके ही जो है खत्म होता है. ठीक है. What distinguishes the analysis of factor price determination from the commodity price determination is the method of driving the demand curve and supply curve for a variable factor of production. तो इसमें जो डिफरेंस है कमोडिटी के जो फैक्टर प्राइसेस है उनमें और जो फैक्टर के जो फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, इसमें डिफरेंस ये है कि जो कमोडिटी की डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व वो डायरेक्टली निकल जाती है. यहाँ पे हमें ड्राइव करनी पड़ती है कि सप्लाई का बैकवर्ड बेंडिंग भी हो सकती है, फिर ये इंडस्ट्री हो सकती है, वो हो सकती है, तो इस हिसाब से इसमें चेंजेस आते हैं. तो आई होप ये बहुत लंबा टॉपिक हो गया और आपको समझ आया होगा और किस हिसाब से आपने पेपर भी लिखना है मैंने उसी हिसाब से स्टेप वाइज लिखा हुआ है. अगर आपको ये थोड़ा लंबा लगे तो आप डायग्राम की एक्सप्लेनेशन थोड़ी शॉर्ट कर सकते हो. तो नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा नॉन होमोजेनियस लेबर एंड वेज डिफरेंशियल, कि अगर लेबर की क्वालिटी अलग अलग है तो वेज डिफरेंशियल भी होगा ना, तनख्वाहें भी तो अलग अलग होंगी. वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर, बाय बाय.